हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज ब्लॉक 2 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 में हम सर्वे डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके लिए हम सर्वे करते हैं, तो सर्वे में किस तरीके से क्या प्रोसीजर होता है सर्वे करने का, और उसमें हम क्या क्या तरीके यूज़ कर सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले ये बता रहे हैं कि सर्वे रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। तो सर्वे में क्या होता है, हम लोग सैंपल्स जो होते हैं रिसर्च करते हैं लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर। सर्वे एक्चुअली होता है ज़्यादा लोगों की ओपिनियन अगर हमें पूछनी है तो सर्वे किया जाता है। तो इसमें हम लार्ज पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे सर्वे रिसर्च में वो जनरली सोशोलॉजिकल फैक्ट्स जानने के लिए या ओपिनियन लोगों की या एटीट्यूड्स को जानने के लिए होता है। तो इस तरीके से होता है। और दूसरा सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल इसमें होता है साइकोलॉजिकल, जिसमें उनकी ओपिनियंस या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं या उनका एक बिहेवियर हो सकता है। तो जो सर्वे रिसर्चर होता है उसको मेनली ये जानना ज़रूरी होता है कि लोगों क्या थिंकिंग क्या है लोगों की, और वो क्या करते हैं। मतलब इसमें वेरिएबल्स का इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लोगों की थिंकिंग के बारे में जानना। तो ओपिनियन वगैरह जानने के लिए सर्वे जो है वो बेस्ट मेथड है, अगर आप लोगों की थिंकिंग, ओपिनियन और उनके बिहेवियर को नोट करना चाहते हो। तो जैसे सेंसस भी एक तरीके का सर्वे है, पब्लिक ओपिनियन पोल्स भी एक तरीके का सर्वे है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं सर्वे के। सर्वे में आप हाइपोथेसिस भी टेस्टिंग कर सकते हो। आप एक हाइपोथेसिस लेके चल सकते हो कि एक पर्टिकुलर चीज़ का दूसरी चीज़ पे क्या इफेक्ट होता है, लेकिन उसके लिए आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो। आप सर्वे के थ्रू लोगों से पूछ के या डेटा कलेक्ट करके उसको हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हो। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? इसका फेज 1 होता है कि पहले आपने गोल एस्टैब्लिश करना है, मतलब आपने अपना हाइपोथेसिस डेवलप करना है कि आप किस चीज़ पे सर्वे करना चाहते हो। फिर आपने किस टाइप का करना है, थ्रू ईमेल करना है या इंटरव्यू डेटा कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू बनाना है, इंटरव्यू शेड्यूल तैयार करना है, या टेलीफोनिक सर्वे करना है। अब इन तीनों में ही आपको क्वेश्चंस तो लिखने ही पड़ेंगे कि आपने पूछना क्या है लोगों से। फिर रिस्पॉन्सेज की कैटेगरीज क्या होंगी, येस और नो रिस्पॉन्सेज होंगे या रेटिंग्स होंगी 1 2 3 4, तो क्या कैटेगरीज होंगी रिस्पॉन्सेज की। डिज़ाइन लेआउट बनाना है और डेटा रिकॉर्ड कैसे करना है उसके बारे में सोचना है। फेज 2 में सैंपल के बारे में डिसाइड करना है कि आप किन के ऊपर ये सर्वे करोगे। तो सैंपल डिसाइड करना है, टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी और किस तरीके से उन्हें सैम्पलिंग के थ्रू चूज किया जाएगा, और सैंपल साइज कितना होगा, लोग कितने सैंपल साइज 50 100 कितने लोगों पे आप सर्वे करोगे। थर्ड फेज है कि आप इसका स्ट्रक्चरिंग एंड डिजाइनिंग करते हो क्वेश्चनर की, कि आपने क्वेश्चंस क्या पूछने हैं उससे, क्वेश्चनर का स्ट्रक्चर, उसकी वर्डिंग, प्री टेस्ट क्वेश्चनर होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें हम लिखते हैं उसमें। फिर उसके बाद चौथे फेज में इंटरव्यूइंग मेथडोलॉजी, कि जब आप इस क्वेश्चनर को कंडक्ट करोगे तो आप इंटरव्यू लोगे या नहीं लोगे, किस तरीके से लोगे, डेटा कैसे रिकॉर्ड करोगे। एंड फाइनली जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसको हम एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं या मैनुअली करते हैं, ये सब चीज़ें देखनी होती है। देन योर फेज 6 इज़ द फाइनल रिपोर्ट, यानी कि आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स आई हैं, प्रेजेंट फाइंडिंग्स टू अदर्स एंड फॉर क्रिटिक एंड इवेल्युएशन, और उसको हम पब्लिश करते हैं फाइंडिंग्स को, सो दैट दूसरे लोग उसको इवेल्युएट कर सकें। तो इस तरीके से इसकी स्टेप वाइज जो है सर्वे रिसर्च होती है। एस्टैब्लिशिंग द गोल्स ऑफ सर्वे प्रोजेक्ट, सर्वे प्रोजेक्ट के गोल्स किस लिए होते हैं, जिसमें हमें लोगों की ओपिनियन जाननी होती है, ये हमारा गोल होता है। प्लस ये होता है कि हमने किन लोगों के ऊपर सर्वे करना है, तो हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, फिर उसमें से हम सैम्पलिंग कैसे करेंगे। तो जनरल एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स दैट आर टू बी सॉल्व्ड आर एज केयरफुली एंड completely stated. For example, an educational investigator is interested to study the attitudes of the community member toward the school system. तो कोई अगर आप एजुकेशनल इन्वेस्टिगेटर और ये जानना चाहते हो कि जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका स्कूल सिस्टम की तरफ क्या एटीट्यूड है उनका, तो वो चीज़ के लिए आप अपना सर्वे कर सकते हो। द रिसर्चर शुड ऑल्सो हैव स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू आस्क, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन होने चाहिए जो आप सर्वे के दौरान पूछोगे उनसे। उसका आप एक इंटरव्यू शेड्यूल बनाओगे। इंटरव्यू शेड्यूल का मतलब है लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आप उसमें पूछोगे। फिर सैंपल और सैम्पलिंग प्लान क्या होता है कि किन लोगों से आप इंटरव्यू करने वाले हो, किस तरह के लोग होंगे, आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी जिनके ऊपर आप सर्वे करोगे। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टारगेट पॉपुलेशन अगर गलत चूज़ कर लिए तो आप अपना गोल रीच नहीं कर पाओगे। तो जैसे अगर हम
स्टडी हैबिट्स के बारे में सर्वे कर रहे हैं, तो हमारी टारगेट पॉपुलेशन स्टूडेंट्स होने चाहिए। इसमें हम हाउसवाइफ लेंगे तो हमारा सर्वे गलत हो जाएगा। तो किस तरीके से आप अपना सैंपल चूज करोगे, रैंडम सैम्पलिंग यूज करोगे या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्योंकि सैम्पलिंग करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि आप रैंडमली हर एक को इक्वल चांस दोगे आपके उसमें पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप में आने के। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है कि पहले आप उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे, मेल और फीमेल, फिर उसमें से आप उनको चूज करोगे रैंडमली। तो आपने 2 स्ट्रैटा बना लिया और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करी है। तो इस तरीके से आप सैम्पलिंग किस तरीके से करोगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हो सकती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हो सकती है, जैसे हैफहैज़र्ड सैंपल्स होते हैं, पर्पसिव सैंपल्स होते हैं, कन्वीनियंट सैंपल्स होते हैं। कन्वीनियंट सैंपल का मतलब है कि आपने जो आपकी कन्वीनियंस है उस हिसाब से सैंपल्स को चूज कर लिए जो आपको इजीली अवेलेबल है। तो सैम्पलिंग किस तरीके से होगी वो डिसाइड करना होता है। तो डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रैंडम सैम्पलिंग में सबके पास इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का, उसको रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। फिर कोटा सैम्पलिंग का मतलब है आपने एक ऑलरेडी एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि जिन लोगों के पास इस तरह की क्वालिटीज़ हैं या इस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, आप उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करोगे। तो उसके अलावा जो लोग हैं वो आपकी सैम्पलिंग में नहीं आएंगे, तो वो हो गई कोटा सैम्पलिंग। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब आपने लोगों के ग्रुप्स बना लिए हैं, एज वाइज क्लस्टर बना लिए हैं कि ये 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स की एज है, ये 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स की एज है, 25 टू 30। फिर उस क्लस्टर में से आप लोगों को चूज कर रहे हो, वो हो गई क्लस्टर सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया उनको जेंडर वाइज, तो उसमें से आप उनको सेलेक्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से सैम्पलिंग अलग अलग टाइप की। एक स्नोबॉल सैम्पलिंग भी होती है। स्नोबॉल में क्या होता है, जैसे आप कुछ ज़्यादा लोगों को नहीं जानते हो, तो आपने अपने आसपास के कुछ लोगों को सेलेक्ट करा है और आपने उनको बोल दिया कि वो आगे जिन लोगों को जानते हैं वो आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। तो इस तरीके से क्या होता है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग मतलब एक के आगे एक आप चूज करते रहते हो अपने सैंपल्स को। तो डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स हैं, ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि आप कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज़ करना चाहते हो। पर्पस से मैंने बता दिया आपको, किसी पर्पस से आप करो। जैसे सपोज आप जो BA साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके ऊपर स्टडी करना चाहते हो, तो आप पहले लोगों से ये पूछोगे कि क्या वो इंटरेस्टेड हैं करने में। तो जो ये चीज़ के लिए नो बोल देंगे आप उन्हें अपनी सैम्पलिंग में नहीं काउंट करोगे, सिर्फ येस वाले लोगों को लोगे ताकि आपका पर्पस सॉल्व हो जाए। तो वो हो गई पर्पस सैम्पलिंग। कन्वीनियंट मतलब जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। फिर आगे आता है स्ट्रक्चरिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ द क्वेश्चनेयर, मतलब आप जो क्वेश्चंस यूज करोगे वो क्वेश्चनेयर फॉर्म में बनाते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कंसीडर करते हुए क्वेश्चंस डिसाइड करने होते हैं। यूजुअली रिसर्चर क्या करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वेश्चनेयर्स है उसी को यूज़ करते हैं, अपना खुद का नहीं बनाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी यूज़ करते हैं। फिर पर्पस क्या होना चाहिए क्वेश्चनेयर का, आप क्या पूछना चाहते हो क्वेश्चंस के थ्रू। आपकी स्टडी में जो आपका गोल है, जिस चीज़ के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो, आपने उसी तरीके के क्वेश्चंस उसमें यूज़ करने हैं। तो क्वेश्चनेयर में वो चीज़ें दिखनी चाहिए जिसके बारे में आप पता करना चाहते हो, मतलब आपके क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हो। किस तरह के क्वेश्चंस यूज करोगे, 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब है जिसके रिस्पॉन्सेज फिक्स हैं, जैसे यहाँ पे ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इसके रिस्पॉन्सेज फिक्स हैं, या तो येस या नो, इससे ज्यादा कोई और रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, या येस करेगा या नो करेगा। ये क्लोज एंडेड हो गए। ओपन एंडेड वो होते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी रिस्पॉन्स दे सकते हो। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है वो अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर्स लिख सकता है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन कितना होना चाहिए। वर्डिंग का मतलब है एक तो यहाँ पे अनएम्बिगुअस नेचर होना। अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस क्या होता है, कंफ्यूजिंग। अनएम्बिगुअस मतलब क्लैरिटी, आपके क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए कि आप पूछना क्या चाहते हो, क्लैरिटी होनी चाहिए। वर्डिंग इस तरह की होनी चाहिए जो क्लियरली समझ में आ जाए कि बोलना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन में ना एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी आप क्वेश्चंस बनाते हो उसमें सोशल डिजायरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सोशल डिजायरेबिलिटी क्या होता है, जैसे किसी किसी क्वेश्चंस को पढ़ के लगता है कि उसके बारे में अगर हम यस करेंगे तो हमारी नेगेटिव चीज नजर आएगी, उस तरीके से आपके क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लो आपने एक स्टडिंग हैबिट्स में क्वेश्चनेयर बनाया है, उसमें आपने क्वेश्चन ये डाल दिया कि डू यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, डू यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन वॉचिंग टीवी रेदर देन स्टडिंग।
अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हो, डू यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, तो ऑलरेडी आप उसको ये दिखा रहे हो कि आपको ये लगता है कि जो टीवी देख रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा वो अपना टाइम वेस्ट करता है, जो कि डिजायरेबल नहीं है। अगर आपने इस तरह की वर्डिंग अपने क्वेश्चन में यूज कर ली है तो वो ऑब्वियसली उस क्वेश्चन का आंसर नो ही लिखेगा, कोई भी ये नहीं लिखेगा कि यस आई वेस्ट माई टाइम, ऐसे कोई भी नहीं करेगा। तो इस तरह की वर्डिंग्स नहीं होने चाहिए जिसको लगे कि आप अपनी ओपिनियन उसमें दिखा रहे हो कि जो टीवी देखेगा और नहीं पढ़ेगा वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो डू यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन वॉचिंग टीवी एंड नॉट स्टडिंग की जगह ऐसा होना चाहिए कि हाउ मच टाइम डू यू वॉच टीवी एंड हाउ मच टाइम डू यू स्टडी, इस तरीके से कि वो आप पूछ रहे हो, आप उसमें ये नहीं दिखा रहे हो कि वो चीज़ गलत है या वो सही है। क्वेश्चंस का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, यूजुअली तो देखो पहले इजी से ही शुरू होता है। बिगनिंग में जनरली क्वेश्चंस बहुत जनरल होते हैं जो इजी टू रिस्पॉन्ड होते हैं, क्योंकि आपको रैपो बनानी होती है। रैपो का मतलब यही है कि पहले आप उसके बारे में जनरल चीज़ें पूछते हो कि उसकी हॉबीज़ क्या है, उसका स्टेटस क्या है, इस टाइप की जनरल चीज़ें, जिससे एक रैपो बन जाती है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं हम। स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। सडनली आपको क्वेश्चन वैसे नहीं शुरू करने हैं कि सीधा ही आपने स्टडी हैबिट्स के बारे में पूछना शुरू कर दिया। पहले आप पूछोगे कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। मैं एग्जांपल ये लेके चल रही हूँ कि आप स्टडी हैबिट्स का अगर सर्वे करते हो, तो आपने पूछा कि आप कौन सा, आप स्टूडेंट हो या नहीं हो, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। आप कौन से कोर्स के स्टूडेंट हो, कितने साल से कर रहे हो, क्या टारगेट है आपका, धीरे धीरे फिर स्पेसिफिक होते जाओ। प्री टेस्ट क्वेश्चन ये होता है कि प्री टेस्ट पहले आपने डिसाइड करने के लिए ले लिया कि आप इनमें से कौन से वाले पार्टिसिपेंट्स को फाइनली अपने इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करोगे, तो आपने प्री टेस्ट कर लिया। तो पायलट टेस्ट बोलते हैं जिसको, क्वेश्चन इज विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट सिमिलर टू दोज इन अ फाइनल सर्वे। तो इस तरीके का पायलट टेस्ट किया जाता है और उससे डेटा पहले कलेक्ट किया जाता है और उसके बेस पे फाइनल सर्वे होता है, तो उसको प्री टेस्ट बोलते हैं। तो प्री टेस्ट के थ्रू हमें काफी चीजें पता चल सकती है कि हमारे क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ है। पायलट टेस्टिंग किसे बोलते हैं, पायलट टेस्टिंग यही होती है ना, पहली बार आप कोई चीज ट्राई करते हो, तो वो प्री टेस्ट क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन के बाद आता है इंटरव्यू मेथोडोलॉजी, इंटरव्यू लेना। तो इसमें सबसे पहले आता है सर्वे जब हम करते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। पर्सनल इंटरव्यू जैसे 1-to-1 आपने फेस टू फेस ले लिया, या टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होता है जो हम नीचे अभी पढ़ेंगे। तो पर्सनल इंटरव्यू में ज़्यादातर फेस टू फेस वाले को ही हम पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको पर्सनली एक एक को टाइम देना पड़ता है। तो ये फेस टू फेस हो जाता है, लेकिन इसमें रिस्पॉन्स रेट हाई होता है क्योंकि आप पर्सनली जाके पूछ रहे हो। क्वेश्चनेयर में क्या होता है कि आपने किसी को क्वेश्चनेयर मेल कर दिया लेकिन उसने आपकी मेल का रिप्लाई नहीं किया, तो इसमें रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा होता है। कोई आपको डोंट नो वाले आंसर कम देता है। अगर आप सामने से किसी से पूछ रहे हो तो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमें नहीं पता, कुछ ना कुछ तो वो आपको, क्योंकि आप पर्सनल सामने फेस टू फेस बात कर रहे हो। और इंटरव्यूअर जो है ना, इसमें थोड़ा सा ट्रेंड होना चाहिए कि वो क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछे, कन्विंसिंग वे में पूछे कि वो उसको आंसर्स मिल जाए। तो इसमें इंटरव्यूअर का टाइम और एक्सपर्टीज, नॉलेज, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू लेना। फिर टेलीफोनिक सर्वे होते हैं, जब आप टेलीफोन पे इंटरव्यू लेते हो। तो टेलीफोनिकली आप मोबाइल से आजकल तो बहुत इजीली इंटरव्यूज हो सकते हैं मोबाइल फोन्स के थ्रू, और ये थोड़ा सा फास्ट है रेदर देन फेस टू फेस। ये थोड़ा सा बेटर तरीका है, जल्दी बात हो जाती है। इसमें एक वो डिसएडवांटेजेस इसमें क्या है कि फ़ोन आंसर नहीं करते हैं लोग, जनरली ये है। बस इसमें आप कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी नहीं पूछ सकते हो। लोग फ़ोन काट भी सकते हैं कि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो टाइम बहुत इसमें लोग का रिस्पॉन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब आप ज़बरदस्ती किसी से रिस्पॉन्स नहीं ले सकते अगर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू ले रहे हो। जैसे हम भी कभी कभी हमें भी टेलीफोन्स आते हैं, कभी कहीं से कुछ कोई अपने सर्वे के लिए फ़ोन करता है, तो हम लोग यूजुअली जो है फ़ोन पे रिप्लाई नहीं देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं फेक तो नहीं है। तो उस तरीके से थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी इश्यूज भी हो जाते हैं टेलीफोनिक सर्वे में, इसलिए लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। प्लस इसमें यह है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं, लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो, टाइम कंज्यूम ज़्यादा फ़ोन पे नहीं कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल होना चाहिए। मेल सर्वे में क्या, आप ईमेल करोगे रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चन और वो आपको रिप्लाई बैक करेंगे। ये सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, और इसमें आप पिक्चर्स भी इंक्लूड कर सकते हो। आप इसमें जैसे एक रिटन क्वेश्चनेयर होता है उस टाइप से,
और ज़्यादा लोगों के पास भेज सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत टाइम लग जाएगा, लोग आपको रिप्लाई बहुत हफ्तों बाद भी कर सकते हैं, कई बार मेल उनको मिलती भी नहीं है, कई बार मेल स्पैम में चली जाती है, या कई बार वो रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं, तो रिस्पॉन्स जो है इसमें रेट बहुत ही कम है। अदरवाइज ये सबसे लीस्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट सबसे बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है इंटरव्यू का। फिर कंप्यूटर डायरेक्ट इंटरव्यूज होते हैं जिसमें अपने खुद के आंसर्स हम कंप्यूटर में फीड करते हैं। मॉल्स वगैरह में जिस तरह के वो लगे होते हैं, कियोस्क वगैरह लगे होते हैं ना, जैसे हम वो निकालते हैं टिकट्स प्रिंट आउट करते हैं, उस टाइप के कियोस्क के थ्रू क्वेश्चनेज भी पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पे खुद से हम अपने आंसर्स या अपने जैसे फ़ोन में भी हमें कई बार आता है रेटिंग वगैरह देने के लिए, तो उस तरीके से कंप्यूटर डायरेक्ट क्वेश्चनेज भी हो सकते हैं। आजकल तो कंप्यूटर डायरेक्टेड में बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, जैसे कुछ लोग गूगल फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, और ऐसे बहुत सारे सर्वे हार्ट एक ऐप है। तो इस तरह की बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसमें आप कंप्यूटर डायरेक्टेड क्वेश्चनेज बना सकते हो। एडवांटेज ये है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज सकते हो उसका लिंक, लोग उसमें ऑनेस्टली रिप्लाई भी कर देते हैं, क्योंकि वो अनोनिमस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपना नाम और डिटेल उसमें डालें। तो ये बहुत ही आज के टाइम पे, तो जब से ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा इजी और अच्छा तरीका हो गया है, जिसमें आप विदाउट बायस जो है लोगों से रिस्पॉन्स ले सकते हो। डिसएडवांटेज यही है कि कंप्यूटर एक्सेस सबके पास नहीं है, तो जिनके पास वो कंप्यूटर जो कंप्यूटर लिटरेट हैं, जिनको यूज़ करना आता है, वही इस सर्वे को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ईमेल सर्वे और मेल सर्वे दोनों में फ़र्क ये है, मेल हम पोस्ट करते हैं, ईमेल में हम इंटरनेट का यूज़ करके ईमेल करते हैं, अदरवाइज ये दोनों सेम है। और अगेन ईमेल सर्वे में भी कंप्यूटर की लिटरेट होना ज़रूरी है, कंप्यूटर यूज़ करना, और ईमेल होना ज़रूरी है लोगों के पास, तो ये थोड़े से इसमें डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। तो इंटरनेट और इंट्रानेट सर्वे वो होता है, जैसे आप कोई भी साइट खोलते हो तो उसमें पहले आपको सर्वे फिल करने के लिए पूछा जाता है। तो जैसे आजकल क्या है, जैसे हम यूट्यूब में कोई वीडियो खोलते हैं तो उसमें पहले एक सर्वे फिल करने के लिए बोला जाता है, यूजुअली लोग उसको स्किप कर देते हैं। तो सर्वे में भी यही है कि फास्ट होता है, बहुत बहुत सारे लोगों के पास इसकी रीच होती है, रीच काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसमें पिक्चर्स और साउंड बहुत सारे आप ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो, ये एडवांटेजेस हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि लोग इसको स्किप कर देते हैं, लोग उसमें रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अगेन वो सिर्फ उतने ही लोगों तक लिमिटेड है जो कंप्यूटर का इंटरनेट का यूज़ करते हैं। कई बार तो लोग मल्टीपल टाइम उसका आंसर दे देते हैं, तो वो क्रेडिबिलिटी इसमें भी लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि एक ही पर्सन ने बार बार सेम सर्वे दिया होता है, तो वो इजीली समझ में नहीं आता है कि वेदर इट इज़ द अदर पर्सन और द सेम पर्सन गिविंग डिफरेंट रिप्लाई। तो इस तरीके से ये सर्वे मेथड की एडवांटेजेस और टाइप्स हैं। फिर डेटा एनालिसिस में क्या होता है, जो आप डेटा कलेक्ट करते हो उसको एनालिसिस करते हो। The responses are coded and tabulated. Coding is the term used to describe translation of question responses एंड रिस्पॉन्डेंट इन्फॉर्मेशन टू स्पेसिफिक कैटेगरीज। तो कोडिंग करी जाती है, मीन्स उनके रिस्पॉन्सेज को अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया जाता है, कि ज़्यादातर लोगों ने किस चीज़ के बारे में बोला है वो एक कैटेगरी हो गई, फिर ज़्यादातर लोग किस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं वो दूसरी कैटेगरी होगी। मतलब जो चीज़ें लोगों के रिस्पॉन्सेज में हमें कॉमन मिली है उसको हम कैटेगरीज में डाल देते हैं। क्लासेस और कैटेगरीज, असाइनिंग कैटेगरीज टू इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके से कोडिंग करी जाती है। So, for example, the fifth column may be assigned to sex and the first two cells of the column. तो आप जैसे एक टेबल बना के कि ये मेल रिस्पोंडेंट्स हैं, ये फीमेल रिस्पोंडेंट्स हैं, फिर एज वाइज ये जैसे मैंने बोला था एज वाइज हम डिवाइड करके इनका रिस्पॉन्स ये है, 25 to 30 ईयर्स के लोग में मेल फीमेल इन लोगों ने ज़्यादातर किस तरीके से रिस्पॉन्स किया है, ऐसे कोडिंग एंड टेबुलेशन करके डेटा एनालाइज किया जाता है। एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। फिर फाइनली रिपोर्ट तैयार होती है। तो ये हमारा सर्वे मेथड है जो इस तरीके से होता है। इसमें एक टर्म मैं आपको और बता दूं, फनल सीक्वेंस एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि फनल सीक्वेंस क्या होती है, फनल क्या होता है, फनल आपको पता है, आपने देखा होगा लैब्स में यूज़ करते हैं, फनल में इस तरीके से होता है। तो फनल सीक्वेंस में क्या होता है कि पहले आप जनरल क्वेश्चंस पूछते हो, सर्वे रिसर्च क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, तो जनरल क्वेश्चन से धीरे धीरे हम स्पेसिफिक पे जाते हैं, इसको बोलते हैं फनल सीक्वेंस। तो ये आपका यूनिट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।